तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की बुक से। हिस्ट्री का आपका जो लेसन आ रहा है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसका ये फर्स्ट पेज है चैप्टर का। इसमें यहाँ जो ये पिक्चर दे रखी है ये फ्रेडरिक सोरोयू की एक ड्रीम है जिसको उन्होंने पेंट किया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेज है, इसमें से सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ लीजिए। ये डिटेल में दिया हुआ है कि 1848 में फ्रेडरिक सोरोयू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 वॉल्यूम्स या 4 प्रिंट्स विजुअलाइज किए थे अपने ड्रीम में कि वर्ल्ड एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बन चुका है। फर्स्ट प्रिंट में क्या था, सेकंड प्रिंट में क्या था और इस पिक्चर में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है उन्होंने। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे कि ये ऊपर एंजल्स हैं जो ब्लेस कर रहे हैं, सबसे आगे कौन सा कंट्री है, कौन सा नेशन है, फिर कौन सा है, किस कलर का फ्लैग किस नेशन का है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक तरह से खड़ा हुआ है जो चार्टर लिया हुआ है इसने अपने हाथ में और एक एनलाइटमेंट टॉर्च है इसके हाथ में। तो ये ड्रीम है ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स द पैक्ट बिटवीन नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरोयू इन 1848। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको बिल्कुल ना छोड़ें। एब्सोल्यूटिस्ट की एक डेफिनेशन ये न्यू वर्ड्स में यहाँ दे रखी है हमें, उसे भी ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 में ये हमें एक पिक्चर दे रखी है, ये बेस्टिले की है। ये फिगर 2 यहाँ लिखा है कवर ऑफ जर्मन एल्मनैक। एल्मनैक बोलते हैं डायरी को, जैसे आप लोगों के स्कूल्स में डायरी लगती हैं तो वो एल्मनैक कहलाती हैं। तो जर्मन एक एल्मनैक है जिसका ये कवर पेज है। इसे डिज़ाइन किया गया है एक जर्नलिस्ट एंड्रेस रबमैन के द्वारा 1798 में। और इसमें ये इमेज है फ्रेंच बेस्टिले की। बेस्टिले एक फोर्ट था जहाँ पर जिसको प्रिजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन में एक स्लोगन भी दिया गया है, वो कह रहे हैं द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। तो ये बेस्टिले के पिक्चर्स हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर है ये 7। पेज नंबर 7 में ये पिक्चर है द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्वेरब्रुकन जर्मनी। जर्मनी में लिबर्टी का एक ट्री प्लांट किया जा रहा है ये। और ये पिक्चर में बहुत डिटेल में बताया द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रिट्ज। ये जर्मन पेंटर थे कार्ल कास्पर फ्रिट्ज के द्वारा पेंट किया गया है। इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज़्वेरब्रुकन बाय द फ्रेंच आर्मीज। तो ये कह रहे हैं कि फ्रेंच आर्मीज जो है वो उसको घेर के खड़े हुए हैं, बट जो जर्मनी के लोग हैं वो लिबर्टी का पेड़ लगाना चाहते हैं, वो अपने देश में लिबर्टी चाहते हैं। और जो जर्मनी के फ्रांस के जो सोल्जर्स हैं उनको ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स में देखा जा सकता है। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो फ्रेंच सोल्जर्स थे उनके यूनिफॉर्म का कलर क्या था। तो उनके यूनिफॉर्म का कलर ब्लू वाइट एंड रेड कलर में उनका यूनिफॉर्म था। द plaque being affixed to the tree of liberty carries a German inscription which is translated reads take freedom and equality from us the model of humanity। तो इसमें ये प्लाक इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्री है इसमें ये इन्होंने होल्ड किया हुआ है, उस पर लिखा है कि द टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, ये मॉडल है ह्यूमैनिटी का। ये बोला गया था बाय द जर्मन पीपल जब फ्रांस के लोगों ने उनसे उनकी लिबर्टी छीन ली थी। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिक्चर है ये पिक्चर बहुत बार क्वेश्चंस में देखी गई है, एमसीक्यूज वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा इस पिक्चर को। ये नेपोलियन बोनापार्ट हैं और ये पोस्टमैन के तौर पे इन्हें दिखाया गया है कि एज अ पोस्टमैन, जैसे पोस्टमैन अपने बैग में बहुत सारे लेटर्स कैरी करता है, इसी तरह से जब ये बैटल में हार गए थे, नेपोलियन वॉज डिफीटेड, तो जो इनकी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी वो इनसे छीन ली गई थी। तो यहाँ लिखा है द कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिपिग्स। तो कुरियर ऑफ राइनलैंड किसे बोला गया है, नेपोलियन बोनापार्ट को बोला है। और ये बोल रहे हैं कि जब ये अपने घर वापस जा रहा है, लिपिग्स से वापस अपने घर जा रहा है, तब इसके पास जितनी भी टेरिटरीज थी वो सब ये खोता हुआ जा रहा है। आगे देखिए डिटेल में दे रखा है नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिपिग्स इन 1813। तो ये भी सवाल आ सकता है कि व्हेन डिड नेपोलियन लूज द बैटल ऑफ लिपिग्स। आंसर है 1813। ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बेयर्स द नेम ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट। जो टेरिटरीज उससे छीन ली गई थी, उसकी लॉस्ट हो गई थी, उनका सबका नाम यहाँ दिया हुआ है, लेटर्स में लिखा है। देन आप आएंगे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे आपको एक टेबल मिलेगा सम इम्पॉर्टेंट डेट्स का।
ये सब इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। किस साल में क्या हुआ है। 1797 में नेपोलियन इन्वेडेड इटली एंड नेपोलियनिक कोड बिगिन। 1814 to 1815 में फॉल ऑफ नेपोलियन हुआ, यहाँ नेपोलियन डिफीट हो गया था। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल हुआ था। 1848 में क्या हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इनके ऊपर आपका मैचिंग का भी एक क्वेश्चन आपको दिखेगा कि मैं हो सकता है कि ये आ जाए कि डेट दे दी जाए और कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था उसको मैच करने के लिए पूछ सकते हैं वो आपसे। देन आते हैं हम पेज, यहाँ आ जाएंगे पेज नंबर 11 पे। ये आपको पिक्चर दिखेगी। तो ये पिक्चर है क्लब ऑफ थिंकर्स की। ये एक्चुअली कंजर्वेटिव्स के बारे में बात हो रही है कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाहते थे कि जो बदलाव आए, जो मॉडर्निटी आए उनके सोसाइटी में, वो बहुत स्लो होनी चाहिए, जिससे कि ट्रेडिशंस फॉल बैक ना करें, उनका कल्चर उनका ट्रेडिशन कैरी ऑन रहे और धीरे धीरे वो लोगों को मॉडर्निटी की तरफ लेकर के जाएं। तो एक्चुअली देवर द बिलीफ कि एम्पायर शुड बी इन पावर, कि एम्पायर जो हैं वो रिस्टोर रहने चाहिए, जिसमें आपने ये भी पढ़ा कि दे वांटेड बर्बन डायनेस्टी टू बी रिस्टोर्ड अगेन। तो ये वही केस है। यहाँ पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। द क्लब ऑफ थिंकर्स है, इसे एनोनिमस कैरिकेचर ने बनाया। एनोनिमस का मतलब होता है कि जब किसी पेंटर का नाम पता नहीं है तो एनोनिमस लिख देते हैं। यहाँ इन्होंने बताया ये प्लाक है ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे बहुत सारी ये बोर्ड्स लगे हुए हैं जिन पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो इन पे सबसे पहले लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग इज हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कितनी देर तक हम सोच सकते हैं। एंड बोर्ड ऑन द राइट लिस्ट द रूल्स ऑफ द क्लब। रूल्स है साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट, इसीलिए सबके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है कि सबको शांत रहना है। एंड टू अवॉइड इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब मिस कम टू टेम्पटेशन ऑफ स्पीच मजल्स विल बी डिस्टर्ब टू मेंबर्स अपॉन एंटरिंग। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पर्दा गिराया हुआ है कि कोई एंटर करके इनको डिस्टर्ब ना कर दे, यानी दे डोंट वांट एनी अदर मेंबर टू एंटर देयर क्लब। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन एक पिक्चर है पेज नंबर 12 पे। ये फिगर है 7। ये है गुजीपी मजीनी। गुजीपी मजीनी की ये पिक्चर है। इसमें एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्ने 1833। ये प्रिंट बनाया है गियाकोमो मैंटेग्जा। तो ये गुजीपी मजीनी को दिखाया है जो यंग यूरोप के नाम से एक सोसाइटी फाउंड कर रहे हैं बर्ने सिटी में 1833 में। फिर हम आगे आते हैं। आगे है हमारा पेज 14। पेज 14 में आपको जो ये पिक्चर दिखेगी ये फिगर 8 है। मैस्केयर एट चियोस यून डेलाक्रॉक्स 1824। ये फ्रेंच पेंटर डेलाक्रॉक्स थे। उनका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर थे। उन्होंने ये प्रिंट बनाया था। इसमें दिखाया जा रहा है कि 20,000 ग्रीक्स वर सेड टू हैव बीन किल्ड बाय टर्क्स ऑन द आइलैंड ऑफ चियोस। कि ग्रीस कंट्री के ऊपर टर्क्स का राज था, टर्क्स का रूल था। तो टर्क्स ने 20,000 ग्रीक्स को मार दिया था। और यहाँ उनकी ये कंडीशन, उनकी ये प्लाइट दिखाई जा रही है। नेक्स्ट आपका पेज 15 पे एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स 1। दिस इज अबाउट द ग्रिम ब्रदर्स, फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। तो ये ग्रिम ब्रदर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दी हुई है। इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हम पढ़ लेते हैं। द ब्रदर्स जैकब एंड विल्हम ग्रिम, 2 भाई थे, जैकब ग्रिम एंड विल्हम ग्रिम वर बोर्न इन जर्मन सिटी ऑफ हैनू इन 1785 एंड 1786। तो जैकब का बर्थ 1785 में हुआ था, विल्हम का 1786 में। जर्मन सिटी ऑफ हैनू सिटी में इनका जन्म हुआ था। While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old folk tales. ये पुरानी folk tales कलेक्ट करते थे। अलग अलग विलेजेस में जाकर इन्होंने 6 ईयर्स स्पेंड किए थे, अलग अलग विलेजेस में जाकर के वहाँ के लोगों से बातचीत करके और फोक टेल्स की हेल्प से या लोगों की बातें सुन के, कहानियाँ सुन के फोक टेल्स तैयार किए थे इन्होंने। उसके बाद उन्होंने बताया कि टेकिंग टू पीपल एंड राइटिंग डाउन फेरी टेल्स विच वर हैंडेड डाउन थ्रू द जनरेशन। दीज वर पॉपुलर अमंग बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। इनकी बुक्स बच्चों में और एडल्ट्स में बहुत फेमस हुई। इन 1812 दे पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स। तो उन्होंने अपना जो पहला स्टोरीज की बुक थी वो पब्लिश किया 1812 में। एंड
बोथ द ब्रदर्स बिकेम एक्टिव इन लिबरल पॉलिटिक्स, स्पेशली द मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो ये प्रेस की जो फ्रीडम थी उसके लिए इन्होंने मूवमेंट चलाया। इन द मीन टाइम दे ऑल्सो पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ अ जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में एक डिक्शनरी भी इन्होंने पब्लिश करी थी। ठीक है, इसके आगे का खैर इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन इतनी पोर्शंस को, इतनी बातों को पढ़ के चलेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद आता है आपका ये सोर्स सी, पेज नंबर 17 पर सोर्स सी है, हाउ आर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड। तो इसे भी आप अच्छे से रीड करके चलेंगे। देखिए जैसे ये लिखा है, लुइस ऑटो पीटर्स was a political activist who founded a women's journal and subsequently a feminist political association. The first issue of her newspaper 21 April 1849 carried the following editorial. एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाम पता होना चाहिए। विमेंस जर्नल किसने निकाला था और कब निकाला था, न्यूज़पेपर इशू कब हुआ था, ये छोटी छोटी डिटेल्स आप पढ़ें। उसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पे ये हमें एक चर्च की फोटोग्राफ दिखाई हुई है, जिस चर्च में इसका यहाँ इन्होंने बताया ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चलाई जा रही थी इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई थी। कंटेम्प्रेरी कलर प्रिंट है। नोटिस द वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। अपर लेफ्ट गैलरी में केवल वुमेन थी, बाकी वुमेन को नीचे पार्टिसिपेट करने की कोई परमिशन नहीं थी। वो केवल यहाँ पर एक विजिटर्स या स्पेक्टेटर्स की फॉर्म में ही थी, उनका कोई रोल नहीं था, वो कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो ये चर्च ऑफ सेंट पॉल का सीन है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब बनी थी, कहाँ बनी थी, क्या डिसीजन लिए गए थे, ये सारी बातें। फिर हम आते हैं ये पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन उसका चीफ मिनिस्टर था जिसने इस प्रोसेस को आर्किटेक्ट किया था, यानी हु वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो उसका आंसर है ऑटो वन बिस्मार्क। देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और ये प्रोसेस कौन सा है, ये है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैरिड विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। उसके बाद इस पिक्चर के बारे में डिटेल यहाँ दी हुई है, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये पिक्चर भी क्लियरली समझ में आएगी कि ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 an assembly comprising the princes of German states, representatives of army, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles, proclaimed the new German empire headed Kaiser William I of Prussia। तो इसमें से बहुत से क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहला तो ये कि हु वाज बिहाइंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ऑटो वन बिस्मार्क थे, जिनका पूरा कंट्रीब्यूशन रहा जर्मनी को यूनाइट करने में। और कब किसको जर्मन एम्पायर का हेड बनाया गया था, तो केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया जो किंग थे उनको बनाया गया था। कहाँ पर बैठकर ये मीटिंग डिसाइड हुई थी, तो हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज हुआ था। उसके अलावा कब हुआ था, 18 जनवरी 1871 को। तो यहाँ पर ये अनहीटेड और ये बिटरली कोल्ड मॉर्निंग क्यों बताया गया है, ये इसलिए बताया गया है कि इतनी ठंड भरे दिन में भी ये अनहीटेड रूम में बैठकर इतने सारे प्रेस्टिजियस लोग इसलिए मिले हैं, क्योंकि ये जो एक कॉन्सेप्ट है या ये जो एक टॉपिक था कि किंग डिसाइड किया जाएगा, उसको किंग को क्राउन दिया जाएगा, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए इस बात के लिए बिना इंतज़ार किए या बिना वहाँ पूरे ऑर्गेनाइजेशंस किए कि वहाँ पे हीटेड फॉर्म में होना चाहिए या कुछ गर्मी होनी चाहिए, जैसे कि जो इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स एंड किंग्स हैं वो थोड़े से कंफर्टेबल हो सके, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, बल्कि मेन इम्पोर्टेंस इसी बात को दी गई कि फैसला लिया जाना है। इसको हम पढ़ लेते हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सलीज, एंटन वॉन वर्नर at the center stands the Kaiser and the chief commander of the Prussian army, General von Roon. Near them is Bismarck. This monumental work was completed and presented by the artist to Bismarck on the letters मतलब ये बिस्मार्क के 70th बर्थडे दैट इज 1885 पर उसको ये प्रेजेंट किया गया था आर्टिस्ट के द्वारा। ये पूरी पिक्चर आर्टिस्ट ने प्रेजेंट की थी बिस्मार्क को उनके 70th बर्थडे पे।
देन हम आते हैं पेज नंबर 20 पे, इटली यूनिफिकेशन वाला आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस पैराग्राफ को भी बहुत डिटेल्स में पढ़ना। और यहाँ पर ये कैरिकेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, फिगर नंबर 13। ये कैरिकेचर ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क है इन दी जर्मन रीचस्टैग पार्लियामेंट। तो यहाँ से 1 नंबर का सवाल निकल सकता है कि जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था, रीचस्टैग, और फ्रॉम द फिगारो वियना 5 मार्च 1870 का। इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ये एक ऑटो वन बिस्मार्क का कैरिकेचर है जिसने एक हंटर या विप पकड़ा हुआ है, और जो भी पार्लियामेंट के बाकी मिनिस्टर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो छुप करके बैठे हुए हैं, यानी कि पूरी पावर ऑटो वन बिस्मार्क के हाथों में है और वो बाकी के मेंबर्स को अपने हिसाब से चला सकते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं। आगे है आपका ये पेज नंबर है 22, वेरी इंपॉर्टेंट, गुज़िपी गैरिबाल्डी का बॉक्स 2। गुज़िपी गैरिबाल्डी के बारे में फुल डिटेल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 1807 to 82, इसका मतलब ये जो फर्स्ट लिखा होता है ये होता है इनका ईयर ऑफ बर्थ, और जो लास्ट लिखा होता है वो इनका होता है ईयर ऑफ डेथ। तो यहाँ इन्होंने बताया इज परहैप्स मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर। तो गुज़िपी गैरिबाल्डी का रोल था टू यूनिफाई इटली, and he was a sailor in merchant navy. In 1833, Mazzini. गुज़िपी गैरिबाल्डी की मुलाकात गुज़िपी मज़ीनी से हुई थी। इन्होंने यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन किया था एंड रिपब्लिक अपराइजिंग में भी पार्टिसिपेट किया था 1834 में। He lived in exile till 1848. In 1854, he supported Victor Emmanuel II in his effort to unify Italian states. तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू यूनिफाई इटालियन स्टेट। गैरिबाल्डी ने उनकी मदद की थी इस काम में। 1860 गैरिबाल्डी लेड द फेमस एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स टू साउथ इटली। फ्रेश वॉलेंटियर्स वर एडेड, दे वर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स। तो जो भी इनके वॉलेंटियर्स थे यंग इटली के, उनको रेड शर्ट्स भी बोला जाता था। 1867 में गैरिबाल्डी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलेंटियर्स to Rome to fight the last obstacle to unification of Italy, the papal state। तो लास्ट जो ऑब्स्टेकल रह गया था इटली को यूनिफाई करने में वो पैपल स्टेट से, where a French garrison was stationed. The red shirts proved to be no match for the combined French and papal troops. It was only in 1870 when during the war with Prussia, France withdrew its troop from Rome that the papal state was finally joined to इटली। तो ये इन्होंने पूरी कहानी बताई है कि गैरिबाल्डी ने क्या क्या किया, किस तरह से हेल्प किया, किस तरह से मूवमेंट चलाया, कैसे उनका मूवमेंट फिर से फ्लॉप हुआ लेकिन फिर भी वो लगे रहे, और कैसे जा कर के वो फाइनली इटली को यूनिफाई कर पाए। और इसी बॉक्स के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर दी हुई है, ये वाली। इसमें यहाँ पर ये गैरिबाल्डी हैं, गुज़िपी गैरिबाल्डी, और ये हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड किंग। और गैरिबाल्डी ये जूता पहना रहे हैं विक्टर इमैनुअल को, जिसपे इटली लिखा हुआ है। तो गैरिबाल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड ऑफ सर्दिनिया पीडिमेन टू पुल ऑन द बूट नेम्ड इटली। ये इंग्लिश कैरिकेचर है 1859 का। तो यहाँ पर सर्दिनिया पीडिमेन के किंग थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। उनको पूरी इटली जो 7 पार्ट्स में 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी उसको यूनिफाई करके यहाँ पर गैरिबाल्डी ने दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम पेज 23 पर। यहाँ पर ये पिक्चर है, ये एक पोस्टेज स्टैम्प है 1850 का, जिसमें मेरियान रिप्रेजेंट कर रही हैं रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को। तो ये एलिगोरी वाला टॉपिक है, ये एलिगोरी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एलिगोरी ऑफ अ नेशन, एलिगोरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये देखिए नीचे न्यू वर्ड्स में आपको पिक्चर में मिल जाएगा कि एलिगोरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसमें यहाँ इन्होंने जो नेशंस हैं उनको एक फीमेल फिगर से कंपेयर किया है। तो कौन सी कंट्री के कौन सी फिगर्स थी वो पता होनी चाहिए, उनकी क्या स्पेशलिटी थी, उनका क्या चीज़ें उन्होंने पकड़ी हुई हैं, क्या उन्होंने होल्ड किया हुआ है, ये पता होना चाहिए। तो मेरियन का जो पिक्चर्स हैं वो कॉइन्स एंड स्टैम्प्स पे लगी हो रही थी टू राइज द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंग द सिटीजन्स। इसके बाद फिगर ये 17 है, ये बहुत बार आ रही है एनसीईआरटी सैम्पल पेपर में भी ये पिक्चर है, इस पे क्वेश्चन है। ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये जर्मेनिया की पिक्चर है, इसे फिलिप वीट ने बनाया है 1848 में। आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई है जर्मेनिया की ऑन द कॉटन बैनर, यानी कॉटन के कपड़े पर
इनकी पिक्चर बनाई है और इट वॉज मेंट टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ चर्च ऑफ सेंट पॉल वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेंड इन मार्च 1848। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जहाँ पर ये पिक्चर लटकाई जानी थी मार्च 1848 में, इसीलिए इसे कॉटन के कपड़े पर बनाया गया था। अब इस पिक्चर को आप देखिए तो इसमें कुछ आपको सिंबल्स दिखाई देंगे, जैसे स्वॉर्ड है, एक फ्लैग है, यहाँ पर ये एक शील्ड है, यहाँ ओक है, ओक लीव्स, ये ओक लीव्स का क्राउन है। तो ये हम देखते हैं आगे। ये पेज नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ द सिंबल्स। तो ब्रोकन चेन्स आर फॉर बीइंग फ्रीड, की ब्रोकन चेन शो करती हैं कि अब हम आज़ाद हो गए हैं। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ब्रेस्ट प्लेट है यहाँ पर, ये देखिए इसमें ईगल बना हुआ है, तो ये सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर है स्ट्रेंथ के लिए। क्राउन ऑफ ओक लीव शो करता है हीरोइज्म को। स्वॉर्ड का मतलब है रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के चारों तरफ ऑलिव ब्रांच है, ये शो कर रहा है कि हम पीस करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप पीसफुल रहना चाहते हो हमारे साथ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग है, ये फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट हुआ करता था, इसे ड्यूक्स ने बैन कर दिया था। रेज ऑफ राइजिंग सन है पीछे, इसका मतलब है बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। यहाँ पर ये सारे सिंबल्स आपको दिखाए गए हैं। देखिए ब्रोकन चेन है, यहाँ पर ये स्वॉर्ड है विद ओक लीव्स, ये इनका ट्राई कलर फ्लैग है, ये ब्रेस्ट प्लेट है विद ईगल, और ये सन रेज हैं कि न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है। इसी के नीचे यहाँ पर ये फॉलन जर्मेनिया की पिक्चर दिखाई है जूलियस हबनर ने 1850 में, कि जर्मेनिया जब हार गई थी। फिर उसके बाद पेज 25 पे ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक पिक्चर है, ये भी एक एलेगोरी है। ये जर्मेनिया है गार्डिंग द राइन, राइनलैंड एक एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स थे जर्मनी के, तो उसको गार्ड करते हुए दिखाया है। ये इसके हाथ में शील्ड है, स्वॉर्ड है, एंड शी इज़ रेडी टू फाइट। तो यहाँ दिखाई है 1860 में द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेसन वॉज कमीशन टू पेंट दिस इमेज, इन्हें कमीशन मिली थी इस इमेज को पेंट करने के लिए। द इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मेनिया स्वॉर्ड, इनकी स्वॉर्ड पे कुछ लिखा हुआ है जिसका मतलब है जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, की जर्मन स्वॉर्ड जर्मन राइनलैंड को बचाने के लिए हमेशा ही तैयार है। नेक्स्ट आ जाते हैं ये पेज नंबर 27 पर। यहाँ पर ये एक हमें मैप दिखाया गया है। इस मैप में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए एक इंसान है जो वर्ल्ड यानी ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ है, वर्ल्ड को ऑक्यूपाई करके। ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर ये टाइगर, लेपर्ड है, टाइगर है, यहाँ एलिफेंट है, ये कुछ पिक्चर्स इन्होंने दिखाई हैं। और यहाँ पर ऊपर फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन लिखा है। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कह रहे हैं कि एक मैप है जो सेलिब्रेट कर रहा है ब्रिटिश एम्पायर को। तो उन्होंने बताया एट द टॉप एंजल्स आर शोइंग कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम, ऊपर एंजल्स हैं जो फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और फेडरेशन जो